अच्छा, 11 वाला भी सिंपल है। ठीक है। 11 वाले में बस उन्होंने क्या किया है कि टाइम को प्रीफिक्स के साथ दिया है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। आप उसमें देखो, उन्होंने लिखा हुआ है 3.2 ms यानी मिली सेकेंड। ठीक है। तो मिली सेकेंड का मतलब है आप 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 3 कर दोगे। और वही चार्ज दिया हुआ है सिंपल, फिर कैलकुलेशन कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा डी। सर आंसर डी नहीं ना आ रहा, 1875 आ रहा है। तो राउंड ऑफ, आप राउंड ऑफ करोगे क्योंकि वो आपको पता है वही राउंड ऑफ करके देते हैं आंसर, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास 1875 जो भी आंसर आ रहा है, तो उसके क्लोज वैल्यू 1900 ही है। आप देखो उन्होंने वैल्यूज में तभी इतना डिफरेंस रखा है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। वो राउंड ऑफ करके आपको पता है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स देते हैं, उनका वही रूल है सेम। ठीक है। होते हैं बहुत सारे ठीक आंसर, हो गया सर। ऐसा होता है क्योंकि वो राउंड ऑफ करके ही आंसर्स देते हैं। और उसके बाद हम बाकी देखते हैं। अच्छा, ये भी सिंपल है। Which physical quantity is produced by calculation where a charge is multiplied by potential difference? मतलब Q को अगर आप V से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कौन सी क्वांटिटी बन रही है? सर एनर्जी या पावर? एनर्जी या पावर? अच्छा देखो, अगर हम Q को स्प्लिट कर दें तो बेसिकली Q किस में डिवाइड हो जाएगा? I इक्वल्स टू क्यू ओवर टी होता है ना, तो Q का मतलब है आई टी, तो ये वी आई टी बन रहा है यानी एनर्जी। सी ऑप्शन होगा। ठीक है। आगे चलते हैं, रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। रजिस्टर का कॉम्बिनेशन तो याद होगा, सीरीज में ऐड हो जाता है और पैरेलल में रेसिप्रोकल होके के ऐड होता है। ठीक है। और इसमें आपने बताना व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क गोइंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस टू द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। मतलब इसमें बताना है किस कॉम्बिनेशन में सबसे कम रेजिस्टेंस होगी, किस में ज्यादा होगी। तो पहले ये बताना है कि किस ऑर्डर में सबसे लेस है रेजिस्टेंस और किस में ज्यादा है। तो ये दोनों, ये तीनों तो पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है। पहला सबसे ऑप्शन जो है वो सर बी, एक्स जेड B। वाई। हाँ। तो एक्स वाला जो नेटवर्क है इसमें सबसे लेस होगी, क्योंकि इसमें तीनों ही पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में आपको पता है सबसे कम होती है रेजिस्टेंस। वाई में सबसे हाईएस्ट होगी, क्योंकि तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है। और जेड में आपके पास मिड की कोई वैल्यू होगी, हाई और लो में। इसका मतलब है आपके पास एक्स जेड वाई बी। ठीक है, क्योंकि आपने लोएस्ट और हाईएस्ट फाइंड कर लिया, फिर बाकी तीसरा तो मिड में ही आएगा, क्योंकि और कोई तीसरा हमारे पास कॉम्बिनेशन है नहीं। अच्छा, पावर सप्लाई है 18 यानी 18 वोल्ट की पावर सप्लाई है आपके पास, और 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड है। पोटेंशियल डिफरेंस आपने बताना है अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर। इसका मतलब है सिर्फ आपने इसमें से कैलकुलेट करना है, इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो क्या होगी। अच्छा, आपको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में आपके पास जो है वो वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो अब आपने बताना है कि सर पहले आपकी, करंट नहीं निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्ट के साथ पहले करंट निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपने पहले क्या करना है कि पहले आप कह रहे हो कि करंट फाइंड आउट कर लेते, तो पहले करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो
वोल्टेज थ्री और एम्पेयर आ रहा है सर। टोटल करंट 3 एम्पियर आ रहा है। यस सर। वो 1/8 प्लस 1/8 वो 4 ओहम बन जाता है, प्लस 2 6 ओहम, 18 डिवाइड बाई 6, तो 3 एम्पेयर आ जाता है सर। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें आपके पास करंट कह रहे हो 3 एम्पियर आ गया, और 3 एम्पियर करंट आने के बाद उन्होंने आपसे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर। तो सर V इज इक्वल टू आई आर 2 × 3 6 C आ बिल्कुल। गया। तो V इज इक्वल्स टू IR C। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बेसिकली इसी तरह आपको करना होता है कि आपके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, आपको थोड़ा सा ड्राइव करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि जब पैरेलल में कोई रेजिस्टर लगा होता है तो उसमें वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। इन दोनों पर वोल्टेज सेम होगा, तो ये दोनों पैरेलल में कंबाइन है और इनकी रेजिस्टेंस भी सेम है। सर पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं, करंट डिवाइड होता है। हाँ सॉरी, ये वाला जो लगा हुआ है ना 2, ये सॉरी सीरीज में लगा हुआ था, मैंने उसको पैरेलल बोल दिया। सीरीज में आपके पास वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, तो इस वजह से उन्होंने इसका वोल्टेज आपसे पूछा है। क्योंकि बाकी दो तो आपके पास पैरेलल में लगे हुए, तो इन दोनों का वोल्टेज तो सेम होगा। तो बस इस वजह से आपके पास पहले आपको करंट निकालना पड़ेगा टोटल, क्योंकि सीरीज में ये लगा हुआ है 8 2 और 18। ऊपर वाला सेटअप सीरीज का था पूरा तीनों, तो इसलिए हमने पहले करंट निकाला, क्योंकि करंट की वैल्यू ऊपर वाले लूप में सेम रहेगी। नीचे वाले को तो स्किप कर देते हैं, क्योंकि नीचे वाला तो अभी दूर है हमारे पास टू उससे। और उसके बाद है कि हीटर की वैल्यू है आपके पास, वोल्टेज मार्क किया हुआ है और पावर मार्क की हुई है उन्होंने। व्हाट इज द करंट इन द हीटर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 24 वोल्ट सप्लाई। अब वो कह रहे हैं कि जब हम इसको करंट की वैल्यू क्या होगी जब आप इसे 24 वोल्ट सप्लाई से लगाओगे, सिंपल है, पावर का फॉर्मूला यूज करोगे। पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू VI। उन्होंने आपसे करंट पूछा है, तो आप P ओवर V कर लोगे। ठीक है। VR है। सही है, 120 डिवाइड बाय 24 करना है, 5। सही है। अच्छा, अब ये वाला दोबारा से वो रेजिस्टेंस का है कि एक वायर की रेजिस्टेंस है 16 ओम, और एक और वायर है जो सेम मेटल से बनी है, लेकिन उसकी लेंथ जो है वो 4 टाइम है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो डबल है। ठीक है। और वो अब आपसे पूछ रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या होगी। अब देखो, इसमें भी आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो जिस तरह हमने पहले किया था, R इज इक्वल्स टू रॉ एल अपॉन ए। और डेंस रेजिस्टिविटी हमारी कांस्टेंट है, मटेरियल सेम है, उसको स्किप करते हैं। तो बाकी फैक्टर्स अगर हम देखें तो लेंथ आपने इंक्रीज किया 4 टाइम्स, और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने इंक्रीज किया 2 टाइम्स। तो फाइनल आंसर बेसिकली क्या आ रहा है आपके पास, 2 आएगा। मतलब रेजिस्टेंस आपके पास फाइनल जो होगी वो 2 टाइम्स इंक्रीज होनी चाहिए। तो आपकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितनी थी पहली वायर की, 16, इसको आप 2 टाइम्स इंक्रीज कर दो, सर B आ गया ना सर। तो आएगा 32। ठीक है। और इसमें करंट बताना है सर्किट का, सिंपल है, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो आर की वैल्यू तो सिंपल ऐड होकर आ जाएगी, 5 ओम्स, और वोल्टेज आपके पास 12 वोल्ट्स। तो V इज इक्वल्स टू IR से आप कैलकुलेट कर लोगे, और I इज इक्वल्स टू V ओवर R। ठीक है। ए आंसर आ रहा है। ठीक है। 18 भी इजी है। आपके पास I और V दिया हुआ है, P निकालना है, तो P इज इक्वल्स टू VI हो जाएगा।
सर बी 60। ठीक है। और ये वाला रिपीट हुआ है। ठीक है, 19 कैमरा फ्लैश वाला मिली सेकेंड। और ये भी रिपीट हुआ है। इसमें आपने ये बताना है कि 1 वोल्ट आपके पास किस यूनिट के इक्वल होता है। वही वर्क डन ओवर चार्ज वाला है ये, 1 जूल्स पर कूलम। 20 का बी होगा। ठीक है। तो ये वाले रिपीटेड क्वेश्चंस थे दोनों। अच्छा, इसमें वो पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है मेटल वायर की, वो टेम्परेचर के साथ शो की है। रेजिस्टेंस आपको पता है टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 1 ओम। एक उन्होंने रेफरेंस के लिए वैल्यू दी है। और फिर कहा कि 100 पर जो है वो 14 ओम्स हो गई। अब वो पूछ रहे हैं कि 200 पर कितनी होगी। सर सर अगर हमारी 100 डिग्री में रेजिस्टेंस जीरो जो है वो टेम्परेचर के साथ कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और कब इनवर्सली? रेजिस्टेंस जी। रेजिस्टेंस हमेशा टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली होती है। रेजिस्टेंस बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी आपके पास ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने में होता ये है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है उसमें एटम्स की। और वो फिर और ज्यादा रेजिस्ट करते हैं चार्जेस को मूव करने से। तो इस वजह से जो है टेम्परेचर इंक्रीज होने पे आपके पास रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ती है। अब इसमें आपने सर अगर 100 डिग्री सेल्सियस में 0.40 ओम बढ़ी है तो 200 में से 0.8 बढ़ेगी। ठीक है, अब आपने देखो डिफरेंस निकाल लिया खुद ही। उन्होंने कहा था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास जो रेजिस्टेंस थी वो थी 1.00 ओम्स। फिर आप जब 100 पे गए तो 100 का डिफरेंस मिल गया आपको। तो रेजिस्टेंस में चेंज आया 0.40। आप इनका डिफरेंस देखो तो 0.40 है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप 200 पर जाओगे तो आप 0.40 और ऐड कर दो तो ये 1.80 बन जाएगा। तो ऑप्शन ए होना चाहिए राइट आपका ऑप्शन। ठीक है। 0.40 प्लस 0.40 इक्वल्स टू 0.80। सिंपल था ये भी, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास अभी हमारे ओ लेवल्स में। वैसे तो फॉर्मूला है इसका, तो इस वजह से वो आपको फॉर्मूला से कैलकुलेट करने को नहीं कहेगा। करंट वोल्टेज ग्राफ दिया हुआ है आपके पास, 2 फिलामेंट लैंप है। और अब आपने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। शुरू में दोनों इक्वल जा रहे थे, फिर बीच में आकर दोनों में चेंज आना शुरू हुआ। तो अब आपने ये बताना है कि अगर आप किसी एक लैम्प को रेफरेंस ले लो, आप पहले पी को देख लो या क्यू को देख लो। लेट सपोज अगर हम पी की बात करें तो पी में करंट ग्रेटर है या क्यू में करंट ग्रेटर है। सर पी में। पी में। फिर बी बनता है ना। लैम्प पी हैज द सेम रेजिस्टेंस एज लैम्प क्यू एट लो करंट। अच्छा हाँ, इसमें स्टेटमेंट उन्होंने खैर अलग अलग करके दिए, तो हम देख सकते हैं। पहले उन्होंने लिखा है लैम्प पी हैज अ लोअर रेजिस्टेंस देन क्यू एट ऑल करंट। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि स्टार्ट में दोनों में सर सेम था। तो स्टार्ट में दोनों पे सेम था। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हर करंट की वैल्यू पे पी की रेजिस्टेंस कम थी। बाद में कम हुई है, पहले कम नहीं थी। बी में लिखा हुआ है लैम्प पी हैज द सेम रेजिस्टेंस एट लो करंट। ये पॉसिबल हो सकता है कि जब करंट की वैल्यू लो थी तो दोनों सेम चल रहे थे। तो बी हो सकता है। सी देखते हैं, लैम्प पी हैज द सेम रेजिस्टेंस एज लैम्प क्यू एट हाई करंट। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाई करंट पे तो उनमें बड़ा डिफरेंस आ गया। लैम्प पी हैज हायर रेजिस्टेंस देन लैम्प क्यू एट ऑल करंट। ये भी नहीं है। तो बी ऑप्शन राइट होगा। सही है, बी ऑप्शन है। ठीक है, सारी एक्सप्लेनेशन एक बार देख ली ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को कि बाकी ऑप्शंस भी तो हो सकते थे, हमने चेक नहीं किया। दो लैंप्स हैं।
और दोनों लैंप्स आपके पास सर्किट में सर कनेक्ट। मुझे पिछले वाले में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, किस पार्ट में? इसी वाले में कि बी कैसे आंसर है। बाकी तो समझ आ गई कैसे नहीं है, लेकिन बी कैसे है। उन्होंने कहा है कि जब करंट की वैल्यू लो थी, इसका मतलब है जब ग्राफ में हम लो करंट की वैल्यू पे थे और ये हाई वैल्यूज है, तो लो करंट की वैल्यूज पे उनकी रेजिस्टेंस सेम थी। ठीक है। तो ओके, जब और हमारा जो ग्रेडियंट है वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है। बिल्कुल, ठीक है, वोल्टेज और करंट आपके पास एक्स और वाई एक्सिस पे, तो ग्रेडियंट आपको रेजिस्टेंस देगा। ओके थैंक। और 23 में आपके पास दो लैंप्स हैं आपके पास, और वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है लैंप वन का। और फिलामेंट ऑफ लैंप वन ब्रेक्स। ठीक है, फिलामेंट इसका ब्रेक हो गया यहाँ पर, इसका मतलब है ये स्विच ऑफ हो जाएगा। और व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑफ द एम मीटर एंड ऑफ द वोल्ट मीटर? तो रीडिंग आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी एम मीटर में या डिक्रीज होगी? सर इंक्रीज होनी चाहिए ना, वोल्टेज जो कम होगा हाँ, क्योंकि या आपके पास, क्रॉस कंपोनेंट। हाँ, क्योंकि फिलामेंट है ना, फिलामेंट आपके पास यहाँ पर लगा हुआ है। फिलामेंट आपको पता है कि वो रेजिस्टेंस हाई पर काम करता है। तो जब एक फिलामेंट आपका फ्यूज हो गया, तो एम मीटर की रीडिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले दो फिलामेंट थे, अब एक फिलामेंट रह गया। तो एम मीटर की वैल्यू तो इंक्रीज हो जाएगी। सर दोनों डिक्रीज नहीं होंगे क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो फिर वो जब एक ब्रेक होगा तो फिर पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। नहीं, आपके पास करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा, ऊपर से सर्किट ब्रेक हुआ है ना। तो आपके पास पहले करंट डिवाइड हो रहा था दो जगह, एक इधर से जा रहा था और एक नीचे से। ऊपर वाला पाथ बंद हो गया तो करंट नीचे वाले रास्ते से फ्लो हो जाएगा, तो पाथ सिंगल हो गया। ऊपर वाले को समझो आप माइनस कर दो, ऊपर वाले को हम माइनस अगर करते हैं ना, तो आपके पास देखो ऐसा सर्किट बन जाएगा। ये खत्म ही हो गया। तो अभी भी आपके पास क्या हुआ? सर तो रीडिंग मतलब डिक्रीज या इंक्रीज क्यों होगी, मतलब एमीटर पे। यानी ये तो सीरीज है तो उतनी ही नहीं रहनी चाहिए। नहीं, पहले पता है क्या था, पहले दो पाथ थे ना। अभी हमने देखो लैंप वन हटा दिया। लैंप अच्छा, वन वो पैरेलल हो गया के, था। हाँ, पहले पैरेलल हो रहा था तो करंट डिवाइड हो रहा था। और फिर फिलामेंट से पास होने का मतलब ही कि फिलामेंट जो है वो रेजिस्टेंस के फैक्टर पे काम करता है। तो पहले दो थे, अब एक हो गया, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, तो करंट की वैल्यू आपके पास इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए इसमें। अच्छा, वोल्ट मीटर की रीडिंग में क्या फर्क आएगा, और एम मीटर की एक बार। डिक्रीज, अब वोल्ट मीटर की रीडिंग क्योंकि आप, हम्म, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी ना, क्योंकि एमीटर की रीडिंग इंक्रीज होगी। तो ठीक है, रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो दोनों डिक्रीज होंगे और एमीटर की रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी। सी आंसर। ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को? तो मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। दोबारा से सेम है, 1 कूलम किसकी इक्वल होता है? सिंपल डेफिनेशन आपसे पूछिए। मतलब I इक्वल्स टू क्यू ओवर टी से ड्राइव करेंगे अगर हम इसको, अरे तो ये ये, वन वन एम्पेयर सेकंड। ठीक है, 1 एम्पेयर सेकेंड, I मल्टीप्लाई बाई टी। और इसमें आपके पास एक दो तीन स्विच लगे हुए हैं, और उन्होंने पूछा है कि विच स्विच पोजीशन गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohms बिटवीन एक्स एंड वाई। मतलब हम कौन से स्विच को जो है मतलब ऑन या ऑफ करें कि आपके पास जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो 6 आनी चाहिए, यहाँ लिस्ट से लेकर स्टार्ट से लेकर एंड तक। अभी तो खैर सभी बंद है, मतलब सभी ओपन है, तो इसका मतलब करंट कोई भी फ्लो नहीं कर रहा। सर ए तीनों क्लोज। तीनों को ओपन कर, तीनों को मतलब वो कर दें, क्लोज कर दें। यस सर आई सर। थिंक S1 एंड S2। अच्छा देखो, S1 और S2 को अगर हम करते हैं क्लोज, तो ये दोनों तो हो गए टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस आ कॉम्बिनेशन। जाएगी 6।
नहीं, अभी ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि सर हमें पैरेलल कैसे? ये इसको और आप इसको देखो, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना, अगर आप यहाँ से कॉम्बिनेशन इनका देखो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यस। तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं, जरूरी नहीं है कि गलत हो आंसर। पहले कैलकुलेट कर लो वैल्यू, फिर पता चलेगा। सर बी कर लो। बी एस आर वन एस टू क्लोज कर दें और फिर बाकी जाने दें। ठीक है। यस सर। तो 0.6 या 0.7 कह लो, आपके पास जो है वो इसकी रेजिस्टेंस आएगी अगर हम S1 और S2 को क्लोज करते हैं। तो इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस हमारे पास, सर वो 2/3 होके सर वो रेसिप्रोकल नहीं होगा 3/2 1.5। हाँ सॉरी, इसको अब हम रेसिप्रोकल करेंगे। ये 1/r की वैल्यू आ गई 0.67, ठीक है। तो जब हम r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम 1/0.67 लिखेंगे। तो 1.5 आएगी r की वैल्यू, तो इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस आ रही है 1.5 ओम। और अब इसका मतलब ये है कि हमें S3 को ओपन करने की जरूरत नहीं है, मतलब क्लोज करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि जब यहाँ से ये पास होगा इसको एक और रेजिस्टर मिल जाएगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पास सीरीज हो जाएगा, और ये दोनों सिंपल ऐड हो जाएंगे, और फाइनल आंसर आपका 6 होगा। तो S1 सर हमें करने की जरूरत है S3 को क्लोज। क्यों? उससे पता है क्या होगा, फिर करंट आपके पास दो जगह डिवाइड हो जाएगा। और S3 का मतलब ना आपके पास कोई लिंक भी नहीं बन रहा है, क्योंकि S3 में ना वोल्ट मीटर लगा हुआ है। यहाँ पर हम वोल्ट मीटर लगाते तो फिर कोई काम भी आ जाता वोल्ट मीटर। S3 को अगर हम करते हैं तो हम बेसिकली करंट डिवाइड कर देंगे बस दो पार्ट में, और दो पार्ट में करंट डिवाइड कर देंगे आपके पास, तो इसका फिर यहाँ पर कुछ मेंशन होना चाहिए। सर S3 को क्लोज के बगैर हम लोग प्लस कर सकते हैं 4.5 को। हाँ, क्योंकि वो तो होगा ना, क्योंकि करंट आपके पास जा तो स्ट्रेट रहा है 4.5 से, तो वो अच्छा। लाजमी पास होगा, ठीक है। S3 ओके। को क्लोज करने का कोई लॉजिक इसलिए भी नहीं, क्योंकि S3 वैसे पर्पस, हाँ यही पूछना था कि फिर पर्पस क्या है इसका? क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ना वहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ना वहाँ कोई रजिस्टर लगा हुआ है, तो वहाँ पे कुछ लगा हुआ भी नहीं है, तो S3 से कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा आपके उस पे, तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं है करने की। और इसमें ये बताना है कि करंट की वैल्यू, अच्छा ये भी सिंपल है, करंट की वैल्यू आप इससे डायग्राम से निकाल लो। अगर आप S3 को क्लोज कर दोगे ना तो फिर करंट डिवाइड हो जाएगा बेसिकली, ये प्रॉब्लम है बस। पैरेलल होने की वजह से। हाँ, क्योंकि अब वायर तो लगी हुई है ना, अब कोई कुछ भी नहीं लगाओ, वायर की अपनी रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वैल्यू फिर 6 से थोड़ी सी डिक्रीज होकर आपको मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है आपके पास, इस वजह से उसे क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वो ओपन ही रहे, तो आपके पास बिल्कुल 6 ओम आपके पास एक्यूरेट रेजिस्टेंस बन रही है। और इसमें उन्होंने आपको रेजिस्टेंस दी है 300 ओम्स, और एम मीटर आपके पास जो है वो करंट इसमें कैलकुलेट करना है, मतलब सॉरी, करंट आपने डायग्राम से निकालना है, वो 6 मिली एम्पियर है। सर बी। बी? आ, सर हमने किस में मतलब मिली एम्पेयर में किया था, हम कन्वर्ट करेंगे? मिली एम्पियर है ना, उसको आप कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आंसर सिंपल वोल्ट में है। तो बी आंसर आ रहा है। हाँ, 6 3 18 हो जाएगा, और वो 3 को हम करकेंगे तो 1.8 ही बनेगा, सही है। फिलामेंट का ग्राफ पूछा आपसे। फिलामेंट में बेसिकली क्या होता है आपके पास कि जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करते हो, रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि फिलामेंट जो है वो हीट अप होने के बाद रेजिस्टेंस बढ़ती है, करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो फिलामेंट में बेसिकली
रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और करंट आपके पास डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सर ए। ए होगा। ठीक है। और 28। अच्छा, इसमें भी इन्होंने वही पूछा है, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बारे में। ग्राफ इस बार उन्होंने चेंज कर दिया, करंट को एक्स पे कर दिया, वोल्टेज को वाई पे कर दिया, कंफ्यूज करने के लिए। और उन्होंने पूछा ये कि व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर ऑफ द लैम्प एंड रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प। तो टेम्परेचर क्या होगा फिलामेंट का? टेम्परेचर। टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ना। हाँ, और रेजिस्टेंस? वो भी इंक्रीज होगा। तो नहीं, डिक्रीज नहीं होगी क्योंकि उल्टा ग्राफ है। नहीं, यहाँ पे ग्राफ डिक्रीज होगा। ग्राफ भले उल्टा हो, लेकिन आपके पास फिलामेंट में क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ती है फिलामेंट में। ठीक है। और अगर आप ग्राफ भी देखो तो करंट एक्स एक्सिस पे था ना, तो पहले ग्राफ वो सर में। तो वो उल्टा नहीं हो जाती, 1/r नहीं हो जाती रेजिस्टेंस, इसलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं, वो तो कॉम्बिनेशन में होती है, सीरीज पैरेलल में। इसमें कॉम्बिनेशन मेरी तो नहीं। टीचर ने एक दफा कहा था, इसलिए मैंने कहा पूछ। नहीं 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 नहीं, इसमें आपके पास भले वो वैल्यू हो रही हो, लेकिन आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखो, पहले दोनों वैल्यूज डायरेक्टली चल रही थी। अब आपके पास वो कर्व हो गई। कर्व होने का मतलब ये कि आपका एक्स एक्सिस की तरफ ग्राफ नहीं जा रहा, वाई एक्सिस की तरफ अब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, यानी वोल्टेज तेजी से इंक्रीज हो रहा है। और जब वोल्टेज बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। V इज इक्वल्स टू आई आर में अगर आप देखो, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। फिर डीओ। डी। ये वाला भी सेम है। एम मीटर की रीडिंग बतानी कितनी होगी। इसमें भी आप क्या करोगे, वही कंबाइन रेजिस्टेंस निकालोगे। कंबाइन रेजिस्टेंस के बाद आप करंट की वैल्यू। तो कंबाइन रेजिस्टेंस पहले इसकी कैलकुलेट करो कितनी आती है। सर 3/6। 2 ये 4 ओहम्स। बाई सिक्स 4/6। आई आर 2 आ रही है करंट की वैल्यू फाइनल। अच्छा सॉरी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही थी फाइनल? 2। नहीं सर, देखिए 0.5 ना, सर। कैसे 0.6766 इस तरह करके आ रही है ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 से, डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए। तो 3+1 हो जाएगा ऊपर, 2+1 हो जाएगा, 3/6। अच्छा नहीं, ठीक थ्री है। ओवर सिक्स हाँ, 3/6 का मतलब ये वही हुआ कि 2 वन या ओवर टू तो 2 आ रही है रेजिस्टेंस। ठीक है। तो 6 आंसर आएगा हमारे पास, इसका मतलब है V इक्वल्स टू यस आई सर, आर डी आ करेंगे। जाएगा। डी आ जाएगा। और हमने I निकालना है, तो 12/2। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो सेम वही था, बस उसमें एक रजिस्टर एक्स्ट्रा लगा हुआ था, यहाँ पर नहीं है। और इसमें पूछा है कि सर्किट शोन इज सेटअप एंड देन ऑल स्विचेस आर क्लोज। सारे स्विच क्लोज हैं। वन स्विच इज नाउ ओपन एंड ऑल लैंप्स आर लाइट। विच स्विच इज ओपन? सर बी। एक स्विच को बस ओपन करना है और आपके पास सारे लैंप्स लाइट हैं। सर बी को अगर ओपन कर देंगे फर्क नहीं ना पड़ता, जिसने ऊपर वाले हमने में किया था। S3 को हमने ओपन किया था। बी को हम ओपन कर दें, ये कह रहे हो आप? अच्छा, पहले हमने ए को क्लोज करना यस है, ये सर। तो कंपलसरी है। ठीक है, ये तो क्लोज रहना चाहिए क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कंप्लीट करे लिंक। अच्छा, करंट अब यहाँ से डिवाइड हो गया और करंट अब यहाँ फ्लो होगा। अब यहाँ से फ्लो होने के बाद फॉरवर्ड अगर वो जाएगा तो सी को क्लोज करना है। एंड डी एज वेल।
तो बी को अगर हम नहीं करते तो आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बी से कुछ कनेक्टेड ही नहीं है, तो बी हमारे किसी काम का नहीं है। तो बी ऑप्शन राइट होगा कि इसे ओपन रखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाकी सारे कॉम्बिनेशंस हमारे कंप्लीट हो गए। अच्छा, ये भी सिंपल है, इसमें वोल्टेज गिवन है और पावर गिवन है और टाइम गिवन है, और आपने एनर्जी निकालना है। हाउ मच एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इन 10 सेकेंड। E इज इक्वल्स टू पी टी से ही हो जाएगा ये तो, 360 आएगा आंसर। वी आई टी होता है ना, तो आप इज इक्वल्स टू उसको वी आई की जगह पी टी से कर लो, सिंपल। ठीक है, तो 360 आंसर आ जाएगा। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं आपके पास, ग्राफ्स जिनके बने हुए हैं यहाँ पर, और विच ग्राफ फॉर अ रेजिस्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड विच इज फॉर अ फिलामेंट लैम्प। सर C2 वाला वो है कांस्टेंट टेम्परेचर वाला, और 3 वाला वो फिलामेंट लैंप है। 2 वाला कह रहे हो आप कांस्टेंट टेम्परेचर है। यस सर, ठीक रेजिस्टेंस है, सेम आ रहा है, ग्रेड हाँ, इसका इक्वल आ मतलब ये है कि 2 में हमारी रेजिस्टेंस सेम आ रही है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है वी और आई। और फिलामेंट के लिए आप कह रहे हो क्योंकि फिलामेंट के अभी हम ग्राफ देख चुके हैं, उसमें करंट जो है वो डिक्रीज होता है, तो 3 हमारा जो है वो फिलामेंट के लिए सर होगा। इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। इसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, करंट डिक्रीज होने शुरू हो जाता है। इसका मतलब है 2 फॉर आर एंड 3 फॉर लैम्प। 1 आपका थर्मिस्टर का है, ये थर्मिस्टर के लिए होता है। आएगा वो भी कहीं ना कहीं, अभी टॉपिक अभी तो पढ़े हैं एमसीक्यूज। थर्मिस्टर फिलामेंट के ऑपोजिट चलता है। सर ये वो होता है ना, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सर क्यों, टेम्परेचर। इसमें भी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है ना। इसमें अब लेकिन आप डायरेक्ट इनवर्स इसमें प्रोपोर्शनल टेम्परेचर इन्वर्सली, होती है। इसमें आप देखो तो सेम करंट नहीं होना। पर है, इसमें करंट का ग्राफ जो है ना, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब करंट अब तेजी से इंक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। तो इसमें रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, फिलामेंट में इंक्रीज होती है, तो ये दोनों ऑपोजिट काम करते हैं। ओके। दोबारा से बेसिक क्वेश्चन है आपके पास, वोल्टेज गिवन है और पावर गिवन है। 600 मिली -3, करंट फाइंड करना है, P इज इक्वल्स टू वी आई से कैलकुलेट कर लोगे। बस इसे हम एंड अप करते हैं अब 35 पे, क्योंकि इतने ही एमसीक्यूज अभी और पढ़े, तो वो आप फिर करना भी, हम हाफ मार्क तक पहुंच जाएंगे 35 सर पे। बी। 33 का आ रहा है बी, यस सर। और 34, 600 डिवाइडेड बाय। हाँ 34 भी रिपीटेड है, सेल्स वाला है। 3 आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सर सी ईच सेल टेक्स लॉन्गर टू रन डाउन। ठीक है, ये सर P इज इक्वल टू वी आई वाले फॉर्मूले सीखिए। हाँ, इसमें P इज इक्वल्स टू वी आई लगेगा। कंबाइन रेजिस्टेंस पूछिए, सिंपल है, फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लोगे आप। 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/10, 5/10 बनेगा, 1/2, 2 ओम्स। सर बी। ए नहीं होगा सर। देखो 1/5 1/2 होगा ना। रेसिप्रोकल कर देंगे ना। रेसिप्रोकल करना होता है। हाँ। हाँ, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसमें भाई यही होता है, हम जल्दी में हमें आंसर पता होता है ना, हम रेसिप्रोकल भूल जाते हैं। या 2 + 2 + 1/10। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो गए हैं। इसमें 71 72 क्वेश्चंस हैं, तो बाकी फिर आप ट्राई करना, क्योंकि इजी है। मैंने इसमें 2 पार्ट्स इसलिए सेपरेट कर दिए थे कि जब आप इसमें प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी पे आओगे ना,
तो अभी इसमें आपने देखा होगा, इसमें फ्यूज और ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, बिल कैलकुलेट करना, प्राइस कैलकुलेट करना, 71 है इसमें, वो इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, वो ये रहा, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, ताकि सेपरेट हो जाएगा ना तो टॉपिक इजी हो जाते हैं। तो कल सर हम ये, आपने अभी कहा था अर्थ वगैरह तो हट गया, कौन सा? अर्थिंग और अर्थ वायर और ये वाला तो आपने नहीं कहा नहीं, था अभी हट अर्थिंग गया तो। अर्थिंग वाला जो था ना, वो अभी जो हम स्टैटिक कर रहे थे ना, स्टैटिक में एक आता था कि पूरा मेथड बताओ कि किस तरह से अर्थ होते हैं, उसमें से अर्थिंग हटा है। ये वाला जो था ना, एप्लीकेशंस, मतलब इसमें प्रिंटर और ये डिफरेंट एप्लीकेशंस होती थी ना, तो ये वाले आपके पास रिमूव हो गए। ठीक है, जो आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है ना, अर्थ वायर, लाइव वायर, वो तो है हमारे पास, वो अभी आपके पास रिड्यूस नहीं हुआ। वो तो डिफरेंट है ना? वो डिफरेंट है।